नमस्ते। आप सभी विद्यार्थियों और मित्रों का एक बार फिर से हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। आज किसी चैप्टर या खास कवि साहित्यकार को लेकर मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। अभी 2 सितंबर को बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट और सेकंड के एग्जाम होने वाले हैं, तो उस पेपर के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं आज अपने विद्यार्थियों के साथ में साझा करना चाहूंगी। बीए पार्ट फर्स्ट में थर्ड में 2 पेपर चलते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर की 2 किताबें हैं। एक किताब आधुनिक हिंदी कविता संकलन, संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज, और दूसरी किताब शंभू, डॉक्टर जगदीश गुप्त। ये चलती है। अब 4 तरह के प्रश्न हमारी किताब से आएंगे, किताब से और सिलेबस से। पहला जो 3 इकाई है ABC, पहली इकाई में 2-2 नंबर के प्रश्न करने हैं हमें। परमिशन लेटर में डिटेल्स आएंगी, कितने करने हैं, कैसे करने हैं। 2-2 नंबर के प्रश्नों में एक वाक्य में हमें उत्तर देना है और 8 नंबर की व्याख्या आएगी B इकाई में। 200 शब्दों में हमें व्याख्या करने का प्रयास करना है। कोई गिना हुआ नहीं है मापदंड, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। व्याख्या कैसे करें ये मैं कई सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ। इकाई C में निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न 400 शब्दों में कम से कम होना चाहिए। वही बात की गिना हुआ नहीं है, प्रॉपर वे में हमारा उत्तर होना चाहिए। तो अब हम कुछ नमूने के प्रश्न करेंगे और 2 तरह के प्रश्न और आएंगे। चूंकि हमारे पेपर का नाम है आधुनिक काव्य संकलन, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में से आधुनिक काल से रिलेटेड कुछ प्रश्न आ सकते हैं और काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न, जैसे बीए पार्ट फर्स्ट में काव्य गुण, काव्य दोष आए थे, सेकेंड ईयर में नायक नायिका भेद थे, शब्द शक्तियां थी, उसी तरह से फाइनल ईयर में हमारे रस और रसावयव है, साथ में रस निष्पत्ति साधारणीकरण। तो एकाध प्रश्न इससे आ सकते हैं। फिर हमारी जो पाठ्य पुस्तक में से दूसरी किताब है शंभू, वो प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य के 3 भेद हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य। तो ये भी सिलेबस में आ गया। जब प्रबंध काव्य की एक किताब चल रही है तो दूसरी किताबें में आएंगी, प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं आज इन्हीं सब पर बात आप लोगों के साथ करूंगी। सबसे पहले जैसे हमारा आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारा ज्यादा टाइम खराब ना हो। 1.5 घंटे में हमें 50 नंबर का करना है। यूं तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि 3 घंटे में 100 नंबर का करना था, 1.5 घंटे में 50 नंबर का करना है। लेकिन फिर भी हमारा माइंड सेट ऐसा है कि हमें लगता है टाइम कम पड़ेगा, तो कोशिश करें कि बकैती नहीं करें, ज्यादा बातें नहीं करें। मिनिमम अधिकतम 50 शब्द होने चाहिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। अगर आपका काम एक वाक्य से चलता है तो उसमें 20-25 शब्दों में भी काम हो जाता है। अब ये जो प्रश्न था कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ है, तो इसमें किस हटा दीजिए। हिंदी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ है। हो गया एक उत्तर। प्रश्न में से शब्द को हटाकर दूसरा शब्द रिप्लेस करते ही हो जाता है। अब चूंकि भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का पहला युग है, तो भारतेंदु युग कब से कब तक रहा, तो कब से कब तक शब्द हटा दीजिए। वो बाकी लिखा हुआ है, पूरा एक वाक्य लिखने की कोशिश आप कीजिएगा। भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक रहा। भारतेंदु की 2 महत्वपूर्ण रचनाओं के पत्रिकाओं के नाम बताइए। भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम बताइए। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन। ये जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आए, ये प्रश्न वो नहीं है कि जो आएंगे ही आएंगे। ये वो प्रश्न जो आपके लिए रास्ता दिखाएंगे कि इस तरह के आ सकते हैं और इस तरह से हमें उत्तर करना है।
इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नाम किस कवि के नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग के 4 महत्वपूर्ण कवियों के नाम लिखे। तो एक तो द्विवेदी जी का नाम पहले मत लिखिएगा, द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग जरूर है, लेकिन द्विवेदी जी उस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि या साहित्यकार नहीं थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार बनाने की कोशिश की, खुद नहीं थे। तो इस युग के सबसे पहले कवि का नाम आना चाहिए मैथिली शरण गुप्त, फिर राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, और बहुत सारे नाम हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये नहीं लिखे तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये द्विवेदी युग में ब्रज भाषा में लिख रहे थे, अपनी इनकी खासियत थी। सत्यनारायण कविरत्न, ये इस युग के। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये सब नाम आप लिखेंगे। और फिर एक नाम आप महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी दे सकते हैं। वो कवि के बजाय निबंधकार, साहित्यकार, गद्यकार अधिक अच्छे थे। और इसी तरह सबसे पहले जो भारतेंदु युग था, कब से कब तक जितने भी आधुनिक काल के भेद है, एक तो उसकी समय सीमा और दूसरा उस युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार और तीसरा उस युग की विशेषताएं। एक प्रकार के प्रश्न ये आ सकते हैं। फिर जो कविताएं हैं, इसमें किताब में जो हमारी चैप्टर्स में कविताएं हैं, उन कवियों के बारे में आ सकता है, उन कवियों का जीवन अगर वो है नहीं तो उनका कालक्रम, जीवन मृत्यु, या उनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम, या किसी ने कोई वाद चलाया हो तो फला वाद के प्रवर्तक कौन थे। इस तरीके से हमारे प्रश्न आएंगे। तो भारतेंदु युग की बात आई तो भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले नंबर पर। बहुत सारे कवि इसमें लिए हम लोग नाम ले सकते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, ये सब भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। भारतेंदु युग की बात हो गई, द्विवेदी युग की बात हो गई। उसके बाद है छायावाद। छायावाद कब से कब तक रहा? 1918 से 1936 ईस्वी तक। द्विवेदी युग कब से कब तक रहा? 1900 से 1918 तक। अब छायावाद 1918 से 1936 तक। छायावाद के महत्वपूर्ण कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद, क्रम यही रखना है। उसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इस युग की महत्वपूर्ण कृतियां, तो चारों कवियों की कोई न कोई कृति बता दीजिए। जैसे निराला की पूछ रहे, या आधुनिक काल का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य छायावाद में लिखा गया कामायनी। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कौन हटाना है? कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों के नाम लिखिए। आंसू, झरना, लहर, कामायनी। नाटक लिखिए, नाटकों के नाम भी है। वो हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस से रिलेटेड है। नाटक की बात जहां तक है, गद्य साहित्य की बात इसमें नहीं की जाएगी, सेकेंड ईयर में करेंगे। फर्स्ट ईयर में कहानी और उपन्यास की, सेकेंड ईयर में नाटक और एकांकी की, थर्ड ईयर में कविताओं की। 2 रचनाओं के नाम निराला जी के बताइए, तो अणिमा, अपरा, कुकुरमुत्ता, परिमल, अनामिका, ये इनमें से कोई भी नाम आप बता दीजिए। फिर सुमित्रानंदन पंत का गुंजन, वीणा, ग्रंथि, ग्राम्या, आप बहुत सारे नाम बता सकते हैं। चिदंबरा, लोकायतन। अब चूंकि छायावाद हमारे सिलेबस में, तो पूछ सकते हैं कि हिंदी साहित्य में सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो हिंदी के सबसे पहले कवि जिनको ज्ञानपीठ मिला उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। पंत की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा काव्य संकलन को, चिदंबरा काव्य कृति को। पंत के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? पंत के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है लोकायतन। देखिए, ये सिर्फ ये फाइनल के सिलेबस में नहीं है। एक बात याद रखिए,
ध्यान से देखने सुनने की बात ये, और भी बहुत से ऐसे लोगों के लिए जो बीए थर्ड ईयर में नहीं पढ़ते हैं लेकिन एमए में पढ़ते हैं और नेट का एग्जाम देना चाहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फिर हम बात कर रहे हैं पंत की। पंत की किस रचना को मिला ज्ञानपीठ? चिदंबरम को। पंत के द्वारा रचित महाकाव्य लोकायतन। निराला ने तुलसीदास के जीवन पर आधारित कौन सी किताब लिखी? तुलसीदास। तुलसीदास के जीवन में तुलसीदास ही लिखी। किस विधा की रचना है? खंड काव्य है। निराला ने अपने छंद संबंधी विचारों का स्पष्टीकरण किस किताब में, किस काव्य संकलन में दिया? तो परिमल काव्य संकलन की भूमिका में। पंत ने छायावाद पर लगे आरोपों का जवाब और अपने भाषा संबंधी विचार कहां व्यक्त किए? पल्लव काव्य संकलन की भूमिका में। महादेवी वर्मा को कौन सा साहित्यिक पुरस्कार मिला? और जो भी मिले, लेकिन सबसे पहले सर्वोच्च, प्रथम महिला लेखिका जिनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। महादेवी को किस रचना पे ज्ञानपीठ मिला? सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं। प्रथम महिला साहित्यकार किसी भी भाषा की जिसको ज्ञानपीठ मिला वो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को अपनी काव्य कृति यामा पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा का नाम अन्य किस विधा के लिए लोकप्रिय है? संस्मरण और रेखा चित्र के लिए। छायावाद के बाद आता प्रगतिवाद। प्रगतिवाद कब से कब तक रहा? 1836 से 1943 ईस्वी तक। प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि का नाम है? मौसम खराब, आंधी आ रही है, ये गेट बजना अवॉइड कीजिएगा। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, ये प्रगतिवाद के 3 महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रगतिवाद का मुख्य स्वर क्या है? पूंजीवाद का विरोध, शोषितों के प्रति पक्षधरता, अंधविश्वास और भाग्यवाद का खंडन। ये आ जाता है 2 नंबर में, लिख देंगे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे। प्रयोगवाद कब से कब तक रहा? 1943 से 1950 ईस्वी तक। तार सप्तक का संबंध हिंदी के किस वाद से है? तार सप्तक का संबंध हिंदी में प्रयोगवाद से है, प्रयोगवादी काव्यधारा से है। इसके बाद नई कविता। नई कविता कब से कब तक रही? 1950 से 1960 तक। नई कविता युग रहा 1950 से 1960 तक। नई कविता के प्रवर्तक जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे। साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता 1960 से 1970 के दशक तक रहा। साठोत्तरी कविता का युग। धूमिल और रघुवीर सहाय साठोत्तरी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न आ जाए तो उत्तर देना है। उसके बाद समकालीन कविता 1970 से अब तक। समकालीन कविता के 2 महत्वपूर्ण कवियों के नाम लिखिए। ऋतुराज, नंदकिशोर आचार्य। ठीक है। अब प्रत्येक युग की 2-2 विशेषताएं आ सकती है। 2-2 नंबर वाली में तो 2-2 ही 4-4 आएंगी, तो कॉमा लगा के लिखना है। भारतेंदु युग की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं: समाज सुधार का स्वर, हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति। द्विवेदी युग राष्ट्रवाद का स्वर, नैतिकता प्रधान काव्य अथवा उपदेशात्मक। छायावाद अहम या वैयक्तिकता प्रधान काव्य। वैयक्तिकता प्रकृति का मानवीकरण, वेदना की अनुभूति। प्रयोगवाद अहम की विवृत्ति, बौद्धिकता प्रधान काव्य, वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग, लेखन शैली में नवीनता, भाषागत प्रयोग।
नई कविता, लघु मानव की स्थापना, लघु मानव को महत्व, मानव मूल्यों में आस्था, जीवन में आस्थावादी स्वर, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में बता ही चुकी हूं, बीच में बता दिया था। शोषण के खिलाफ, शोषितों के पक्षधरता, पूंजीवाद के विरुद्ध, ईश्वर, धर्म, कर्म सिद्धांत, भाग्यवाद के विरुद्ध। साठोत्तरी कविता, मोह भंग का स्वर, अनास्था की अभिव्यक्ति, पीड़ा और नकारात्मकता का भाव। इस प्रकार से ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। व्याख्या आएगी तो गद्यांश या पद्यांश हमें दिया हुआ रहेगा। सेकंड पेपर में गद्यांश और फर्स्ट पेपर में पद्यांश। गद्यांश को गद्यावतरण, पद्यांश को पद्यावतरण भी कहते हैं। वो हमें दिया रहेगा, उसको देख करके व्याख्या करनी है, लेकिन 4 चरणों से गुजरना है। सबसे पहले चैप्टर का नाम और उसके राइटर, रचना और रचनाकार का नाम, कवि हो, लेखक हो, निबंधकार हो, जो भी हो, उसकी जो कृति हो। मान लीजिए हमारी कविता लोहे का स्वाद, तो प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तकों में संकलित साठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण कवि धूमिल द्वारा रचित उनकी आखिरी कविता लोहे का स्वाद से उद्धृत है। या तो पंक्तियां आएगी या प्रस्तुत कविता ही लिखना पड़ेगा, कवितांश या पद्यांश नहीं लिखेंगे। वो हमें याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्सा आया है या पूरा हिस्सा आया है। मैंने क्या बताया, एक तो कविता की विशेषता भी बता दी कि आखिरी कविता है ये, और दूसरी कवि की विशेषता साठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण कवि। हमें चैप्टर, रचना और लिखने वाले रचनाकार के नाम में एक-एक विशेषता, उनकी एक-एक खासियत भी लिखनी चाहिए। कॉपी चेक करने वाले का ध्यान आकर्षण होता है और नंबर देने में उसको आसानी होती है। या आ जाए पढ़िए गीता, तो प्रस्तुत कविता, अब कवितांश नहीं, छोटी सी कविता, प्रस्तुत कविता पाठ्य पुस्तकों में संकलित साठोत्तरी कविता का प्रतिनिधि कवि रघुवीर सहाय की स्त्री जीवन को रेखांकित करने वाली कविता पढ़िए गीता रखा गया है। पढ़िए गीता से लिया गया है, अगर छोटा सा अंश, पढ़िए गीता व्याख्या के लिए प्रस्तुत है। इस तरह से हमें याद रखना है कि दोनों के नाम के पहले हम एक-एक विशेषण लगाएंगे। फिर जो पंक्तियां दी हुई है उसकी व्याख्या मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताई है। प्रसंग के बाद संदर्भ, संदर्भ में कवि कहना क्या चाहता है, ये मैं विशेष पर भी काम आएंगे। ये किस विषय पे कहा गया। गद्य में तो, उपन्यास कहानी में तो एक फायदा और है, एक बात और, हमको वक्ता श्रोता लिखना पड़ता है, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है और इसके पहले ऐसी क्या बात हुई जब ये बात आई। यानी दिए गए कथन को, दिए गए अंश को ऊपर वाले कथन से जोड़ना होता है। लेकिन कविता तो एक स्वतंत्र विधा है, उसमें ऊपर और नीचे के बाद भी उतने हिस्से को पर्याप्त माना जाता है। तब हमें उसका संदर्भ बताना होता है, तात्पर्य बताना होता है कि कविता देशभक्ति की है, कविता आम आदमी की पीड़ा की है, कविता व्यक्तिगत दुखों की है, जिस भी चीज की है। तो जैसे लोहे का स्वाद है तो संदर्भ में हम लिखेंगे इस कविता के माध्यम से कवि ने पीड़ा को नए स्वर दिए हैं। भोगने वाला, भोक्ता और रचयिता दोनों के बीच के फर्क को रेखांकित किया है और वैसे वीडियो में बताया भी है सारा। अब आएगी व्याख्या। इसमें जो दिया हुआ है उसको हमें शब्द बदलना है, अर्थ नहीं बदलना। हमें शब्द वही नहीं रखने, वरना तो नकल हो जाएगा, एज इट इज थोड़ी उतारना है। शब्द बदल देंगे, अर्थ वही रखेंगे। कि प्रस्तुत कविता कवि ने लिखी, फला कवि ने लिखी, फला चैप्टर का नाम है और इस विषय पे लिखी। उसके बाद आप उस कविता को पढ़ेंगे एक बार आराम से, बढ़िया से दिल लगा के। अब आप शांत मन से सोचेंगे कि ये कविता क्या कहना चाहती, किस विषय पे है। कभी नहीं पढ़ा उसके लिए है, जिसने पढ़ा है उसको पढ़ते ही समझ आ जाएगा, अच्छा इस विषय पे।
बदलते जाइए, अर्थ वहां पर आपकी कविता में भावार्थ के माध्यम से आता जाएगा। शब्द बदलिए, अर्थ वही रखिए। जैसे मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, तुम मेरी स्मृतियों में हमेशा रहते, तुम्हारे ख्याल मेरे चिंतन में चलते रहते हैं। एक ही बात तुम कई तरह से कह सकते हैं। अहर्निश तुम्हारी स्मृतियां मुझे विह्वल करती रहती हैं। कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसके बाद विशेष, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेष। विशेष में हमें संदर्भ की तरह याद रखना है कि कवि ने क्या कहना चाहा है। एक में तो हम कवि क्या कहना चाह रहे, दूसरा हमने क्या समझा। पढ़ा हमने वहीं से, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं। तो लोहे का स्वाद कविता शोषक और शोषित के बीच को फर्क करते हुए ये बताने की कोशिश करती है कि जिसने भोगा है उसको कहने का अधिकार है। जिसने भोगा है वो कहेगा तो उसमें अधिक सच्चाई होगी। दूसरा हम उसी से समझ रहे, लेकिन यूं लगेगा जैसे हम अलग से कहीं से निकाल के लाए। इस कविता के माध्यम से पता चलता है कि जिसने जो दुख नहीं सहा वो उसको उस शिद्दत से नहीं कह सकता। लोहे का स्वाद लुहार नहीं, घोड़ा बताएगा जिसके मुंह में लगाम लगी है। इसका मतलब जिसने सहा है उसके अंदर ज्यादा ईमानदारी, ज्यादा सच्चाई होगी, कड़वाहट होगी बताने के लिए। नहीं सहा है वो मुलम्मा लगाकर, चाशनी लगाकर, रेशमी शब्दों का इस्तेमाल करके कहेगा। उसके बाद है भाषा। कविता की, निबंध की, गद्य की, जिसकी भी जो भाषा है वही लिखेंगे। इसमें हमें बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना होता है कि ज्यादा बड़ाई करेंगे तो नंबर लिखेंगे। हो सकता है भाषा एकदम तद्भव हो, बोलचाल की, और आप लिख दे भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, तो वो गलत हो जाएगी। भाषा अगर बहुत कठिन है, संस्कृत के प्योर शब्द लिए गए तो आप लिखेंगे भाषा तत्सम प्रधान है। समझ में नहीं आ रहा है तो भाषा क्लिष्ट है। भाषा इसमें हम लिखेंगे भाषा आम बोलचाल की है, भाषा परिवेश से ली गई है, भाषा वो है जो लोग इस्तेमाल करते हैं गाँव में। और शैली, शैली इसकी मार्मिक है। शैली व्यंग के साथ व्यंजनात्मकता है, स्वर में, शैली में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। मार्मिक और व्यंग दोनों, ये बहुत कठोर, बहुत अलग, बहुत विशिष्ट शैली होती है, कहने के दिल पर प्रहार करती है। और चौथा जो इसमें से प्रश्न आ सकता है, बड़े प्रश्न आएंगे, निबंधात्मक आएंगे, उसमें हमें डिटेल में सारा लिखना होता है। जैसे किसी युग की विशेषता आ गई तो सबसे पहले प्रश्न का इंट्रोडक्शन। कोई भी प्रश्न आ गया, जीवन का अस्तित्व कविता या लोहे का स्वाद ही, कोई भी कविता, कोई भी हम कविता पढ़ रहे तो इस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले उसका परिचय। लोहे का स्वाद साठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण कवि धूमिल की लेखनी द्वारा रचित है। इस कविता को धूमिल की आखिरी कविता माना जाता है। अब इस कविता में जो हमने व्याख्या की थी वही इसका मूल भाव है। कहने वाला, भोगने वाला, किसने कहा, कैसे कहा, कौन ऑथेंटिक है, किसकी बात प्रमाणिक है, किसकी बात सुनी सुनाई है, उस संबंध में पहले आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद उसका हम उत्तर देंगे। और लास्ट इसका स्टेप है कंक्लूजन, उपसंहार। इस प्रकार से उपर्युक्त बिंदुओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि यह एक सार्थक कविता है। धूमिल ने अपने शब्दों के माध्यम से समाज की पीड़ा को वाणी दी है। ये एक वीडियो इस तरह का बना। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। आप देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।